मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस समय देश के जो हालात है उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीपी शरद पवार गुट के जो कलवा मुमरा विधानसभा के प्रवक्ता भी हैं और महासचिव भी है। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो देश के अंदर जो हालात बने हुए इस समय उसके ऊपर उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जफर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा आपसे सबसे पहले एक सुलगता हुआ सवाल ये है कि पिछले दिनों जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर एक लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से उसका रेप हुआ और उसकी निर्मम हत्या हुई, उसको लेके पूरे देश में एक बवाल सा मचा हुआ है। डॉक्टर हड़ताल के ऊपर है और हमारे महाराष्ट्र के बदलापुर के अंदर स्कूल की दो मासूम बच्चों के साथ में भी एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बदलापुर में भी काफी टेंशन फैला हुआ है। तो इस तरीके की जो देश भर के अंदर आए दिन जो घटनाएं हो रही है उस बारे में आपका क्या कहना है? मोहन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए ऑफिस पे और बैठ करके शहर, प्रदेश और देश की चर्चा के लिए यहाँ आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का सलाम अर्ज़ करता हूँ, आदाब अर्ज़ करता हूँ। आपने अभी कहा कि देश में जो माहौल चल रहा है, ये माहौल पश्चिम बंगाल कोलकाता को लेकर के चलिए। अभी हमारे प्रदेश 13 अगस्त को बदलापुर में दो मासूम बच्चियों के साथ रेप हुआ, उसको लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले जो डॉक्टर के साथ जो रेप नहीं बल्कि वो गैंग रेप, पोस्टमार्टम के बाद ये हुआ कि गैंग रेप किया गया है। मैं सबसे पहले तो निंदा करता हूँ इन घटनाओं का, और वहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर एक आप कठोर कानून बनाओ, किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लेकिन जहाँ बच्चियों के साथ एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको बोला जाता है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप इस चीज़ को कंट्रोल कीजिए। एक तरफ नारा लगाते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचती कहाँ है? इस तरह के घटना अगर होंगे, पूरा देश ऐसे घटने पे शर्मसार है। जबर, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो तो इसके लिए मतलब केंद्र सरकार को कौन से कड़े कदम उठाने चाहिए? उनके ऊपर अभी देखिए, भारतीय न्याय संहिता के अंदर उन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी जो था उसको हटा करके भारतीय न्याय संहिता ला करके उन्होंने किया, उसमें कठोर कानून करें त्वरित। तभी देख लीजिए, मिसाल के तौर पर हम जहां बैठे हैं, हमारे कुछ ही दूरी पे कल्याण फाटा में एक मंदिर थी। मंदिर के अंदर एक बहुत ही अच्छी लड़की जो वहां पूजा पाठ के लिए आती जाती थी, उसने वो पवित्र स्थान को अपने लिए सेफ्टी माना था कि मैं मंदिर पे जाकर के रहूंगी तो मुझे वहां के पुजारी और वहां के सामने मुझे संरक्षण मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से वहीं के लोग, वहां के पुजारी तो नहीं थे, वहीं के लोग जो वहां कुछ केयर टेकर के हिसाब से रखे गए थे, उन्हीं लोगों ने उस बच्ची के साथ गैंग रेप करके मार डाला। उस विषय को लेकर के पुलिस स्टेशन में यहाँ के जितने लोग थे सराउंडिंग के, इवन मैं भी गया था उसमें, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ऐसे चीजों को ला करके उसकी तुरंत सजा आप मुतय्यन कीजिए, ताकि लोगों के जो मनोबल हैं इन सब चीजों में बढ़ने और बढ़ाने के लिए। आज देखिए, बदलापुर में 4 साल की 2 मासूम बच्चियों को वहीं का स्टाफ, नाम क्या है स्कूल का, आदर्श स्कूल नाम है, और क्या हो रहा है वहां पे, ऐसे लोगों के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा ट्रायल डाल करके उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और फैसला देना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले इस तरह के लोगों के लिए एक सबक हो जाए। और जफर भाई, वक्फ बोर्ड को लेके जो केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई थी पार्लियामेंट में, उसको लेके भी काफी हंगामा मचा पूरे देश भर में। मैं आपको बता दूं कि 1995 में मतलब एक कानून बना, तब से लेके आज तक जो भी सरकारें आई, किसी ने भी उस कानून के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये भाजपा सरकार उसके अंदर मतलब संशोधन करना चाहती है उस कानून के अंदर। आखिर उसके पीछे उसकी क्या मंशा है, उसको लेके आप लोग जमीयतुल उलमा ने कौसा के अंदर नूरबाग हॉल में एक प्रोग्राम भी रखा था। आप भी वहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। तो ये जो सरकार ये जो बिल के अंदर संशोधन करना चाहती थी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसके पीछे सरकार का मकसद क्या था? मोहन भाई, देखिए, देश जब आज़ाद हुआ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसे थे जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए,
उन लोगों की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में ज़्यादा गए जो मुस्लिम ही थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब सरकार देखी कि जो अतिक्रमण कर रहे हैं, कोई किस तरह से कर रहे हैं, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंटर में 1954 में 1954 में वक्फ बोर्ड का एक गठन किया था। हमारे महाराष्ट्र में 1995 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। ये कानून यहाँ कानून 1954 में ही बना था, लेकिन महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट हुआ। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो ये कर रही है, मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले आपने माहौल देखा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित मोदी साहब जाकर के जगहों पे स्पीच दे रहे थे कि इंडिया गवर्नमेंट अगर आ गई तो हमारे हिंदुओं भाइयों की प्रॉपर्टी को लेकर के मुसलमानों में बांट देगी, हमारी महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। ये सब सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन देखिए, हमारे देश में एक ऐसा बदलाव आया है, हमारे यहाँ के लोगों ने, जो सेकुलर माइंड के थे, उन लोगों ने एक बदलाव लाया। उनको इन सब चीजों का नहीं था, क्योंकि आज से हमारा देश नहीं है कि मंगलसूत्र हमारी माँ बहनें जो है पहनती हैं। मंगलसूत्र एक आदि परंपरा से, बहुत पहले से परंपरा चलते आई है। और उस चीज को लेकर के ये क्या किए कि ला करके अब इनको कुछ बचा उचा नहीं था इनके पास। अडानी अंबानी को सब दे चुके थे। ये अयोध्या जैसे पवित्र शहर में जहां राम मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया, 13,000 एकड़ जमीन इन्होंने गवर्नमेंट से डी नोटिफाई करवा करके, क्योंकि डी नोटिफाई गवर्नमेंट में गवर्नर करता है, गवर्नर से डी नोटिफाई करवा करके रामदास को, इसको अडानी को, बाबा रामदेव को, रवि प्रसाद को, 3 लोगों को इन्होंने 13,000 एकड़ जमीन दे दी। क्या हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करें? मुसलमान तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके अगर तुम हिंदू भाइयों के साथ इस तरह से खेल कर सकते हो, भगवान राम के उस पवित्र स्थान पे तुम खेल कर सकते हो, तो मुसलमानों के साथ तुम क्या करोगे? इनका मेन मनसा जो था कि इस जमीन को हथिया करके, क्योंकि आप देख रहे हैं मुंबई शहर में जहां हम रह रहे हैं, इंटेलिया जो इनके मित्र अंबानी का घर इतना बड़ा बना है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है उसका। ये सबको देखते हुए हड़बड़ा गए कि आने वाले दिनों में इंडिया गवर्नमेंट जब आएगी तो कहीं इन सब चीजों का पूछताछ ना हो, इंक्वायरी ना हो। इसकी वजह से एक कानून लाओ और कानून बना करके अपने दोस्तों को हिफाजत में कर दो। मतलब आपका कहने का मतलब ये, जफर भाई के वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं जो मुस्लिम समाज की है, मतलब उसके ऊपर सरकार की बुरी नजर है? अरे बुरी नजर है एकदम, 100% मैं कह रहा हूँ बुरी नजर। अगर बुरी नजर नहीं है तो तुम 95 में जो संशोधन हुआ था उसमें संरक्षण किया गया था बिल को। मैं मानता हूं, चलो ठीक है कि हमारी प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा है किन्हीं लोगों का, आप कानून बना करके देते, वो कब्जा हटा करके मुसलमानों के फ्यूचर के लिए दे देते। आप क्यों उसको कलेक्टर को कर रहे हो? कलेक्टर किसकी बात मानेगा? स्टेट गवर्नमेंट की बात मानेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट IAS रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उन सरकार में जो रहेगा उसी की बात, उससे ज्यादा तो बेचारे के पावर नहीं रहेगा कि चलो ठीक है। इक्का दुक्का कहीं ऐसे रहते हैं जो अपने पद और मर्यादा की लिमिट में रह करके काम करते हैं, लेकिन माना जाएगा तो वही ना। अच्छा जफर भाई, वक्फ बोर्ड को लेके मतलब जो नूरबा कौसा के नूरबा हॉल में जो प्रोग्राम हुआ था जमीयतुल उलमा की तरफ से, उसमें जो कलवा मुमरा के जो आमदार है जतेंद्र साहब वो भी थे, भिवंडी के जो आमदार है रईस शेख वो भी थे, और भिवंडी के जो सांसद है बाजिया मामा वो भी मौजूद थे। लेकिन नजीब मुल्ला साहब जब आते हैं स्टेज के ऊपर तो वो वहाँ बैठे हुए सभी नेताओं से हाथ मिलाते हैं और अवार्ड साहब को नजरअंदाज करते हैं। तो वो लोगों को बहुत, ये मतलब देखने वालों ने जब वो देखा तो काफी बुरा लगा। तो आप कैसे देखते हैं उस मामले को? देखिए, क्या नजीब मुल्ला साहब को ये जतेंद्र अवार्ड से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था? देखिए, हमारा देश, आप सबसे हाथ मिलाते हो और अवार्ड साहब को नजरअंदाज करके आगे निकल जाते हो। देखिए, हमारा देश ऐसा एक देश है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रह करके शहर के डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं। रही बात जो उस दिन हुआ 17 अगस्त के दिन, जमीयत उलमा की तरफ से, जमीयत उलमा का मैं भी एक मेंबर हूं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं मुमरा कलवा शहर का, प्रोग्राम में मैं भी था। और आपने कहा कि सारे लोग मंच पे बैठे थे, बालिया मामा जो बैठे थे वो हमारे भिवंडी के सांसद हैं, उनको इसलिए यहाँ बुलाया गया था क्योंकि जो भी तकलीफ है वक्फ बोर्ड को लेकर के, उस कमेटी के मेंबर हैं, JPC में जो वक्फ बोर्ड को लेकर के हुआ है उसके मेंबर हैं। रईस शेख साहब को इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो बाजू हमारे शहर में है भिवंडी में, वहां भी एक माइनॉरिटी का बहुत बड़ा तबका रह रहा है। अवार्ड साहब यहाँ के सिटिंग MLA थे, उनको इसलिए बुलाया गया। और मुसलमानों के हर सुख दुख के लिए, किसी चीज के लिए भी हमेशा लड़ाई लड़े हैं। नजीब भाई को भी बुलाया गया, उन लोगों ने इन्विटेशन दिया। नजीब भाई भी हमारे
टीएमसी के एक अच्छे नेता माने जाते हैं, काम भी किया है उन्होंने। लेकिन रही बात जो आपने बोला कि हाँ सबसे सलाम दुआ हुए, उनसे नहीं किया, देखिए ये अपनी अपनी सभ्यता, अपने अपना मैनर है। लेकिन एक चीज मैं इतना जानता हूं कि नजीब भाई और साहब का ये मामला था कि एक गुरु और शिष्य का संबंध था। तो गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा, ये आपने श्लोक सुना होगा कि गुरु गुरु रहता है, चेला चेला होता है। तो अपनी बात है, लेकिन उनकी अपनी सभ्यता रही है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके मन की बात थी भाई। अच्छा जफर भाई, अभी जो विधानसभा के चुनाव होने थे महाराष्ट्र के अंदर, तो 4 स्टेट के अंदर होने थे। उसके अंदर झारखंड था, कश्मीर था और हरियाणा था और महाराष्ट्र भी था। लेकिन चुनाव आयोग ने 2 स्टेट के अंदर तो तारीखों की घोषणा कर दी है चुनाव की, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड को की तारीख की घोषणा नहीं की, उसको डिले कर दिया गया। और ऐसी संभावना है कि शायद दिवाली के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हो। तो क्या लगता है ये इसके पीछे आखिर क्या मंशा हो सकती है, क्यों डिले किया गया महाराष्ट्र के चुनाव को? क्या भाजपा सरकार जो लोकसभा के अंदर जो नतीजे आए थे चुनाव के, उससे क्या डर गई है, घबरा गई है और इसीलिए उसको महाराष्ट्र के चुनाव को डिले किया गया? आपको क्या लगता है? जी देखिए, महाराष्ट्र हमारा तो एक ऐसा हो गया है, यहाँ हमारे मराठा भाई रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि मराठा हमेशा अपने ईगो और अपने मन शान के लिए हमेशा जाना जाता है। आज नौबत ये आ गई है कि महाराष्ट्र के पीएम, दोनों डिप्टी सीएम अपने मन से कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। इनको फैसला लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, जाकर के वहां फैसला लेते हैं। और महाराष्ट्र प्रदेश ऐसा प्रदेश बना दिए हैं। कहना चाहते हैं कि मतलब यहाँ के जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, ये कठपुतली है ना। अभी बीच में आपने सुना था कि हमारे अजीत दादा पवार साहब दूसरे के नाम से टिकट लेकर के दिल्ली जाते हैं और उसके लिए बहुत बवाल हुआ। यहाँ तक कि हमारी अध्यक्ष, हमारी जो पार्टी की सांसद है सुप्रिया सुले जी, उन्होंने जाकर के तो सदन में इस बात को बोला था कि क्यों नाम छिपाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता था, जो आपने इलेक्शन का मुद्दा किया है, इलेक्शन ऐसा है कि जो टाइम पे होता है इलेक्शन हमेशा हो जाया करता था। लेकिन महाराष्ट्र को एक ऐसा प्रयोगशाला का स्थान बना लिया गया है कि जितने भी प्रयोगशाला होते हैं सब यहीं पे होते हैं। एंटी डिफेक्शन का मामला है, आप देख रहे हैं, पार्टी को लेकर के तोड़ मरोड़ करने के लिए जो हुआ था, सबसे पहले उन्होंने शिंदे जी पे आजमाया, फिर वही चीज उस पर अजीत दादा पवार पे आजमाए, और अब यहां ला करके जो कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में इनको बहुत बड़ी हार हुई है, जिसको देख करके हड़बड़ा गए हैं। ये रिजल्ट देखना चाहते हैं हरियाणा का, ये रिजल्ट देखना चाहते हैं कश्मीर का, ये रिजल्ट देखना चाहते हैं झारखंड का, उसके बाद यहाँ का चुनाव करने के लिए। मैं तो ये जानता हूं कि आने वाले दिन में महाराष्ट्र में ये इलेक्शन ना कर पाए, ऐसा डर की वजह से कहीं राष्ट्रपति शासन न लागू हो जाए, और राष्ट्रपति शासन ये डिलेट करेंगे, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अच्छा जफर भाई, मान लो कि जिस तरीके की खबरें आ रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि हो सकता है कि दिवाली के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हो, और अगर दिवाली के बाद अगर चुनाव होते हैं महाराष्ट्र में, तो आपको क्या लगता है, एक बार क्या फिर शिंदे साहब जो है फिर सीएम बनेंगे या सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं शिंदे साहब जब पार्टी तोड़ करके शरद पवार इनके उद्धव ठाकरे साहब से गए थे, तो उनका एक स्टेटमेंट बहुत ही प्रचलित हुआ था। क्या उन्होंने कहा था कि हम हिंदुत्व के लिए समझौता नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री के लहजा या नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जब बनने की कुर्सी पे बैठने के बाद आप जितने हिंदू के हो, उतने मुसलमान के हो, उतने सिख के हो, उतने ईसाई के हो, हाँ, किसी भी हुकूमत का कोई अपना जबान नहीं होता, कोई अपना धर्म नहीं होता है। दूसरी चीज फिर उन लोगों के साथ में हुआ, अभी देखिए हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की गई। बाबा गिरी ने एक हमारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। उसको मुख्यमंत्री के पास, तुम्हारे पास तो ऐसा था, सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ है कि किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के अगर किसी भी गुरु और उनके जो बड़े होते हैं उनके खिलाफ अगर कोई कुछ अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारे देश के प्रधान, हमारे यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर के उनको बोलते हैं कि मुझे बहुत फख्र है, आप पे बहुत ईगो है, बहुत घमंड है, समर्थन करते हैं, मैं आपकी प्रोटेक्शन बढ़ाता हूं,
आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको कोई बाल भी बाका नहीं कर बाल भी नहीं बाका, हाँ बाल भी नहीं बाका कर सकता, और आपको सिक्योरिटी में देता हूं, टेंशन मत लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? आने वाले दिवाली के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी को दिवाली की गिफ्ट देगी। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। तमाम सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सरकार महाविकास आघाड़ी की ही बनेगी। सरकार तो महाविकास आघाड़ी की बनेगी जब भी चुनाव होंगे दिवाली बाद महाराष्ट्र में। लेकिन अगर मैं आपसे कलवा मुमरा विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पे मतलब क्या, मतलब कैसी टक्कर आपको नजर आती है? क्योंकि अहवार साहब तो 3 बार से यहाँ के सिटिंग एमएलए, चौथी बार भी वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनके सामने जो चेहरा है नजीमुल्ला साहब का, वो भी कोई कमजोर मतलब व्यक्ति नहीं है, एक जाना माना चेहरा है मुमरा थाने का। और दूसरी बात वो मुस्लिम समाज से भी आते हैं। तो कितनी कड़ी टक्कर होने जा रही है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर, खासकर कलवा मुमरा विधानसभा में, और आपको किसकी जीत की संभावनाएं ज्यादा नजर आती है? देखिए, आपने एक बात कहा कि हिंदू और मुसलमान, जब देश आजाद हुआ था मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, उनके पास चॉइस थी कि हम चले जाएं। लेकिन इसी देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने जामा मस्जिद के दीवारों पर चढ़ करके ये चीज कहा था कि मुसलमानों तुम रुको, यहाँ तुम्हारे आबा अजदाद यही दफन है, तुम्हारे बाप दादाओं की मज़ारें यही हैं, तुम्हारी सब कुछ है, तुम्हारे पुरखों की जायदाद यही पड़ी है। उस वक्त नहीं गए थे। हिंदू मुसलमान हमारा जो हिंदू मुसलमान का कल्चर है ये हमेशा एक रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे हिंदू और मुसलमान सड़क बनता है तो कोई सिर्फ हिंदू ही नहीं जाता है, मुसलमान ही नहीं जाता है, हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। लाइट की रोशनी में कभी मुसलमान भी चलता है, हिंदू भी चलता है। इन सब चीजों का मैं बाइकाट करता हूं, हिंदू और मुसलमान। अभी देखिए परसों नरसों जो बात हुई थी मुमरा शहर में, जाकर के कई सैकड़ों हमारे उलमा, शहर के अच्छे लोग जाकर के जब पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे, रात को 4 बजे डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ मुमरा स्टेशन में पहुंच करके हमारे नबी के खिलाफ जो गुस्ताख किया था, गुस्ताखी, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया। जफर भाई, वही ये सब बात तो अपनी जगह पे। मेरा सवाल ये था कि अगर नजीमुल्ला और आवाड़ साहब के बीच अगर मुकाबला होता है विधानसभा चुनाव को लेके, तो आपको जीत की संभावना किसकी ज्यादा नजर आती है? नहीं, जीत की संभावना आवाड़ साहब जीतेंगे। ये आप दावे से कैसे दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं कि जितेंद्र आवाड़ साहब ने 15 साल में मुमरा शहर में वो डेवलपमेंट किया है कि जिसका मिसाल हमारे जो भाई आ रहे हैं लड़ने के लिए। अभी तो क्या मैं आपसे पूछूं, अगर के 15 साल में मतलब कौन से ऐसे विकास के काम किए हैं मुमरा के अंदर आवाड़ साहब ने, तो आप क्या बताना चाहोगे? ये आप मुझसे मत पूछिए, मैं परसों नरसों बैठा था एक, नहीं आपसे इंटरव्यू सुनिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक बीजेपी के राज्यसभा MLC थे, उनसे मुझसे पूछने लगे कि आप कहाँ से? एक हमारा मीटिंग था इससे कुछ लोगों के साथ। मैं बोला मुमरा से। बोले कौन से मुमरा से? मैं बोला कलवा मुमरा विधानसभा जितेंद्र आवाड़ साहब के क्षेत्र से। बोले जितेंद्र आवाड़ साहब एक फायर ब्रांड नेता है, आप लोग उसके साथ। कौन कह रहा था? एक बीजेपी का नेता कह रहा है। वो जहां भी रहता है आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया, मुमरा शहर को क्या तरक्की दिया है। आप जो सर बता रहे हैं डेवलपमेंट के नाम से, हमारे यहाँ देखिए स्टेडियम आया, हॉस्पिटल आया, कब्रस्तान मिला। अस्पताल तो चालू नहीं हुआ, कब्रस्तान की तो बारिश के दिनों में क्या दुर्दशा होती है आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप मुमरा में रहती है ना जी। टोरेंट से जो शहर की जनता हर घर उससे परेशान है या नहीं? टोरेंट का मुद्दा आपने जब उभार दिया तो मैं कह रहा हूँ, ट्रैफिक जाम होता है मुमरा शहर के अंदर, और आवाड़ साहब ने अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो फ्लाईओवर ब्रिज की मतलब उन्होंने मांग की है नितिन गडकरी साहब से, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। लेकिन उनको क्या ये नहीं पता कि ट्रैफिक जाम होने की जो एक और भी एक बड़ी वजह है, वो है जो हॉकर जो सड़कों के ऊपर आगे तक आके जो धंधा लगाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होने की जिम्मेदार। तो क्यों नहीं उन हॉकर्स को लीगल हॉकर जोन बना के आवाड़ साहब दे देते? देखिए, शहर में कुछ तकलीफ जो है जिसको आप बता रहे हैं, अभी जो हॉकर्स की बात कहें आप देख लीजिए मुमरा वो मित्तल ग्राउंड के रोड से लेकर के नईम खान साहब के बंगले तक, यह हॉकर्स जोन का एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन क्या करें, शहर का जितना भी बड़ा छोटा शहर हमारा एक रोड पे बसता है, वहां जितने भी हैकर्स हैं उनको कई बार वहां से विस्थापित किया गया, लेकिन बार बार वो वहीं आते हैं। उनके रोजी रोटी का सवाल है, उनके रोजी रोटी का सवाल है। हम उस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि मुमरा शहर एक गरीबों का शहर है। कुछ लोग हैं जो उसी पे कारोबार करते हैं, वहीं से उनकी रोजी रोटी चल रही है। थोड़ा बहुत यह है कि अब जितेंद्र आवाड़ साहब अगर आकर के ट्रैफिक को वहां से हटा देते हैं कि यहाँ से हटाओ, साफ करो, उसके बाद वहीं के लोग, इन्हीं जो हैकर्स हैं, यही जाकर के भी बेचारे
चाहे वो पुलिस स्टेशनों में, चाहे जितेंद्र आवाल साहब से हो, चाहे शाहरुख पठान साहब से हो, चाहे शमीम खान साहब से हो, किसी से भी करके कि साहब हमारे पेट का मसला है। इसलिए थोड़ा सा नम्रता दिखाई जाती है ताकि उनके अंदर, और कोई ऐसा नहीं है कि हाँ स्पेशली उनको दे दिया गया है, अलॉट कर दिया गया है। रोजी रोटी का मसला है, किसी के भी पेट का मसला है तो उसको देख करके आदमी थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है। और रही बात जो आप कब्रिस्तान के बात कर रहे हैं, इतना बारिश है, बारिश की वजह से चूंकि नई भरनी जब होती है मट्टी भर जाते हैं, बारिश इतनी तेज है तो पानी भर जाता है। गांव में, घर में, कहीं भी चले जाओ, गोंडी, कभी मैं मट्टी देने गया था इधर गोंडी कब्रिस्तान में, आपसे बता रहा हूं कि कम से कम 10 बाल्टी 15 बाल्टी पानी निकाल करके, और लास्ट में ये सिचुएशन आ गई कि नहीं कुछ हो पा रहा है तो रेत मंगा करके उस पर रख करके और मट्टी दफन कर दिया गया। ठीक है, मैं मानता हूं तकलीफ है कब्रिस्तान के अंदर बरसात में, वो तकलीफ किसी भी चीज। गंदा पानी आ रहा है जफर भाई कब्रों के अंदर। देखिए मैं कह रहा हूं, खुदाई करते हैं तो नीचे से गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। मोइन भाई मैं मानता हूं कि बारिश के पीरियड में, क्योंकि बहाव का पानी जो मुमरा शहर का है, ढलान पे है कब्रिस्तान, तो पानी का रिसाव चला जाता है, नहीं मैं डिनाई करता हूं, लेकिन जो पानी आ रहा है, पानी की भी जो मुमरा कौसा के अंदर ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है। पीने के पानी, करोड़ों रुपए खर्च किया गया पानी की समस्या को दूर करने के लिए, लेकिन अभी तक उसका प्रॉपर हल नहीं निकला है। अभी देखिए मैं कह रहा हूं, यहाँ हम लोग बैठे हैं, सिलफाटा पे बैठे हैं, कहीं क्या होता है, पाइप टेपिंग मार करके कोई छोड़ जाता है, कोई रात में जाकर के करता है कोई चीज, पानी का प्रेशर जब आता है तो उसके साथ जब पानी का खिंचाव खत्म हो जाता है, पानी चला जाता है पानी के प्रेशर के हिसाब से, पानी जो कचरे का पानी रहता है वो अंदर चले जाता है, वो जाकर के पाइप में फंस जाता है मोइन भाई। तो जब पानी स्टार्ट होता है तो कुछ देर रहता है, इसमें किसी भी ऑफिसर की और कुछ नहीं, थोड़ी देर पानी गंदा रहता है, जिसका मेन रीजन यही है। ठीक है, अवार साहब ने जफर भाई विकास किया है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे जनता अभी भी जूझ रही है, उनको हल करना अभी बाकी है। हो सकता है आने वाले समय में वो समस्या अवार साहब दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं, और ये जो मेरा आपसे सवाल था कि अगर नजीमुल्लाह और अवार साहब चुनाव मैदान में एक दूसरे के सामने उतरते किसकी जीत होती है, तो आपने कहा कि 100% जीत अवार साहब की होगी। चल मैं मान लेता हूँ। क्या आप इसलिए कह रहे हैं कि जो लोकसभा के जो चुनाव के जो नतीजे आए थे, जिसमें शिंदे, एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम, उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खड़े थे, दूसरी तरफ की कैंडिडेट खड़ी थी, लेकिन मुमरा की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के अंदर शिवसेना शिंदे गुट को, मतलब मुमरा की जनता ने काफी कम वोट दिया था, और शायद ऐसा पहली बार हुआ कि मतलब इतनी भारी संख्या में शिवसेना उद्योग गुट की जो कैंडिडेट थी उनको मतलब वोट मिला, समझे ना। तो क्या इसका ये भी रीजन तो नहीं है कि शिंदे गुट जो है उसका अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ में, वही चीज अजीत दादा पवार के गुट से भी लागू होती है कि कहीं ना कहीं अजीत दादा पवार को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देने का बराबर है। क्या ये बात आएगी लोगों के दिमाग में? बिल्कुल, ये भी कारण हो सकता है। बिल्कुल अवार साहब की जीत में बिल्कुल एक तरफ हमारे लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हो, हैं, कभी आप कोल्हापुर में, कभी आप मलंगड़ में, कभी आप हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करके और लोगों को सपोर्ट करते हो कि तुम कुछ भी बको, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, सीना सीना तान करके खड़े हैं। तो क्या मुमरा शहर का ये देखेगा कि उन्हीं लोग जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, हमारे मस्जिद और मजारों के ऊपर हमला करते हैं, हमारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का, हमारे उत्तर प्रदेश जैसे वहां जाकर के मदरसों को बंद करने का एक प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, उसके बाद आप सोचते हो कि मोदी के साथ फोटो लगा करके और आकर के अपने आप को मुसलमान का सबसे बड़ा वफादार बनोगे? कभी नहीं होने वाला है। मुमरा शहर, कलवा शहर सब जानता है, हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और जितेंद्र आवार साहब की बात है, एक सेकुलर नेता है, जब जब मुसलमानों के ऊपर आंच आई है, चाहे वो कोल्हापुर हो, चाहे वो मलंगड़ हो, चाहे वो ट्रेन में एक जो पुलिस वाला था बैठ करके गोली मुसलमानों को देख करके गोली मारा, सब लोगों के खिलाफ जितेंद्र आवार हमेशा आवाज उठाते हैं। और मुमरा शहर को उन्होंने बचा करके रखा है हर तरफ के बाह्य आक्रमण से, बाहरी लोगों से। वो मुमरा शहर के लोग होशियार हैं, कारोबारी लोग हैं, वो हिंदू और मुस्लिम के साथ काम करना जानते हैं। एक शहर मुमरा हमारा है, लोग चिल्ला रहे हैं मुसलमान है मुसलमान है, जो रहते हैं मुमरा में, कारोबार करते हैं दहिसर मोरी में, कारोबार करते हैं उत्तर शिव में, कारोबार करते हैं दीवा शहर के पास। उनको हिंदू मुसलमान से नहीं ले देना, उनको रोजी रोटी अपने बच्चों के लिविंग स्टैंडर्ड को उठाना है। हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान अगर करते जो काम जितेंद्र आवार साहब मुमरा के लिए जाकर के बात करके लेके चले आएंगे बजट, एक मुसलमान जब अपने हित के लिए बात करेगा तो वहां बजट को रोक दिया जाएगा। एक नॉन मुस्लिम जब मुसलमान के हक की बात करता है तो उसका बात बहुत उससे सुना जाता है, और अगर हिंदू के लिए मुसलमान कोई बात करेगा तो उसकी बात सुनी जाती है।
ये सब इलेक्शन में ये सब होता नहीं। आपके कहने का मतलब ये कि आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर अहवार साहब की जीत पक्की है जीत। इस बार जो मामला था जितेंद्र अहवार साहब को मुमरा के शहर के लोगों ने महाराष्ट्र में एक ऐसा नेता वाहिद चुनकर भेजा था जो सिर्फ मुमरा शहर से 18 कारपोरेटर लेकर के गए थे। ये मुमरा शहर जिता करके देता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कारपोरेटर या कोई नेता आकर के अपने बल से जीत के चले जाता है। मुमरा शहर के लोग जितेंद्र अहवार साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं कि ले जाकर के वहां एक अलग लिस्ट में नाम लिखवा दिया था कि जितेंद्र अहवार इतने कारपोरेटर मुमरा से जिता करके लाए हैं। और वही चीज होगा कि आज जितेंद्र अहवार साहब खुद लड़ रहे हैं तो जनता उनके साथ है। तो दोस्तों, ये थे एनसीपी शरद पवार गुट के कलवा मुमरा विधानसभा के महासचिव विभाग प्रवक्ता जफर सैयद साहब। आज हमने इनसे विस्तार से चर्चा की देश में बने हुए मौजूदा हालात के ऊपर, और हमने इनसे आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर उसको लेके भी चर्चा की है। हमने कलवा मुमरा विधानसभा सीट को लेके भी इनसे बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि कलवा मुमरा विधानसभा के अंदर किसकी जीत उन्हें नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा कि अहवार साहब की जीत करना पक्की है, ऐसा उनका कहना है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।